विजय अभी तक क्यों नहीं आया? आपने उसे फ़ोन किया या नहीं? मेरा मन बैठा जा रहा है। मुझे बेचैनी सी हो रही है। सुलोचना जी सिसकते हुए बोली। हाँ, बस आ ही रहा है। तुम धैर्य रखो। इतनी दूर से आएगा तो समय लगेगा ही ना। ऐसा तो है नहीं कि बस में बैठा और 2 घंटे में पहुंच गया। तसल्ली रखो। और वीरेंद्र जी ने अपनी पत्नी को झूठी तसल्ली के साथ दवाई भी दी, जिससे वो गहरी नींद में सो गई। बाबूजी, मम्मी तो सो गई है। कम से कम आप तो खाना खा लीजिए। मम्मी की देखभाल करने के लिए आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। रसोई से बाहर आकर भारती ने खाने की थाली वीरेंद्र जी के सामने रख दी। भीगी आंखों से उन्होंने खाना खाया। 2 कौर भी मुश्किल थे, पर पेट भी भरना जरूरी था, वरना अस्पताल की भागा दौड़ी कौन करता। पिछले 1 महीने से सुलोचना जी बीमार चल रही थी। अस्पताल तो बहाना है, वरना डॉक्टर तो पहले ही कह चुके हैं कि आपकी पत्नी बस कुछ महीनों के ही मेहमान हैं। उन्हें खुश रखिए। अब वीरेंद्र जी भी क्या करते। सुलोचना जी की खुशी तो बस अपने बेटे विजय से मिलने में है। घर का छोटा बेटा विजय दूर शहर जाकर बस गया है। उसके परिवार में पत्नी अलका और 2 बेटे हैं, जो यहाँ कम ही आते हैं। लेकिन जब भी वो आते हैं तो अलका बच्चों को लेकर मायके चली जाती है और विजय भी 2 दिन यहाँ रुकता है, फिर ससुराल चला जाता है। अपने बड़े बेटे लोकेश को खोने के बाद सुलोचना जी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। सुलोचना जी का बड़ा बेटा लोकेश एक सड़क दुर्घटना में मारा गया था। उसी की पत्नी भारती अपने सास ससुर के पास रहती है और बड़े मन से सेवा करती है। भारती की एक बेटी है जो अभी स्कूल में ही पढ़ रही है। उनको कुछ महीने पहले ही पता लगा था कि उनकी पत्नी को दिल की बीमारी है, जो लाइलाज है। फिर भी उन्होंने इलाज करवाया, पर वो अब जगह जगह इलाज करवा के थक गए थे। अब वो अपनी पत्नी को घर पर रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। भारती भी अपनी सास की दिल से सेवा करती है। भारती की बेटी माही सीधे स्कूल से आकर दादी के पास रुकती थी। उनसे बहुत सारी बातें करती थी, कहानियाँ सुनाती थी और उसी की वजह से सुलोचना जी का मन बहल जाता था। भारती अपने सास ससुर के साथ रहकर उनकी ही सेवा करती थी। लोकेश एक सामान्य सी नौकरी करता था। आय ज़्यादा नहीं थी, पर फिर भी घर का खर्चा चल जाता था, क्योंकि वीरेंद्र जी की पेंशन से सहारा मिल जाता था। छोटे भाई की पत्नी अलका को अपने पति की कमाई पर बड़ा घमंड था। वो अपने जेठ और जेठानी की जरा भी इज्जत नहीं करती थी और जब भी ससुराल आती तो हुक्म चलाती थी। रसोई में पैर भी नहीं रखती थी और वो घर खर्च में 1 रुपया भी नहीं देती थी और ना ही सास के इलाज के खर्च से उसे कोई लेना देना था। वहीं भारती धैर्य रखने वाली बहू थी और कम पैसों में भी गुजारा कर लेती थी। वो सास ससुर को अपने माता पिता के समान समझती थी। जब लोकेश की मौत हुई तो मायके वालों ने साथ चलने की जिद की, पर उसे पता था वहाँ उसकी 2 भाभियाँ हैं जो उसका जीवन नरक कर देगी, इसलिए वो मायके नहीं गई। यहाँ उसके सास ससुर भी अकेले थे। देवर दूर रहता था, जो कभी कभी आता था और उसे अपने माता पिता की परवाह नहीं थी। मायके वालों ने सलाह दी थी कि भारती की बेटी को हम पाल लेंगे और भारती दूसरी शादी कर लेंगी, पर वो इन सब के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी बेटी को मायके नहीं छोड़ना चाहती थी, ना ही चाहती थी कि उसकी बेटी दादा दादी से दूर रहे। उन चारों ने मिलकर अपना परिवार फिर से बना लिया था और वो खुश रहने लगे थे, पर सुलोचना जी की बीमारी ने सबको तोड़ कर रख दिया था।
भारती ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए कहीं नौकरी ना कर सकी। पर वीरेंद्र जी अपनी पत्नी, बहू और पोती की अच्छे से देखभाल कर रहे थे। विजय को कई बार मैसेज कर दिया, बीमारी की सूचना दे दी, पर वो नहीं आया। अलका ने विजय को आने नहीं दिया। उसका कहना था कि इतनी दूर से आने का किराया बहुत लगता है, तो तबीयत पूछने के लिए क्या जाना। जब मम्मी नहीं रहेगी तभी चले जाना, तभी तो जाना ज़रूरी होगा। विजय के दिमाग में ये बात बैठ गई और वो अपनी मम्मी सुलोचना जी के जाने का इंतज़ार करने लगा। पर उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उसकी मम्मी के प्राण उसमें ही अटके हुए हैं। वो उससे मिलना चाहती है। उसकी आंखें अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाहर कमाने निकल जाते हैं, फिर उनकी भावनाएं भी मर जाती है। माता पिता से ज़्यादा उनके लिए अपना समय और पैसा ज़रूरी हो जाता है। बस यही हाल विजय का था और वो रोज़ सुलोचना जी से ना मिलने का कोई ना कोई बहाना बना ही रहा था। अपने बेटे विजय को सुलोचना जी रोज़ याद करती थी, पर वीरेंद्र जी उससे रोज़ झूठ बोल देते थे। एक सुबह भारती जब अपनी सास के कमरे में गई तो देखा वो गहरी नींद में थी। वीरेंद्र जी ने बाहर से आकर झकझोरा तो वो हिली भी नहीं। डॉक्टर ने आकर उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक माँ अपने बेटे का इंतज़ार करते करते ही चली गई। भारती का रोकर बुरा हाल था। उसे अपनी सास से, माँ से भी बढ़कर प्यार मिला था। वीरेंद्र जी बड़े दुखी थे और उन्होंने अपने बेटे विजय को भी मृत्यु की सूचना नहीं दी। रिश्तेदारों में से एक ने विजय को फ़ोन कर दिया तो विजय परिवार सहित दौड़ा चला आया। सुलोचना जी की मृत देह रखी हुई थी। सारे क्रियाकांड करने थे। पंडित जी ने आवाज़ लगाई कि बड़ा बेटा आगे आ जाए। ये सुनकर वीरेंद्र जी और भारती की रुलाई फूट पड़ी, क्योंकि बड़ा बेटा तो कब का संसार छोड़कर जा चुका था। पंडित जी ने छोटे बेटे से कहा तो विजय ने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन वीरेंद्र जी ने टोक दिया, हमारा कोई छोटा बेटा नहीं है। अपनी पत्नी के सारे क्रियाकर्म मैं ही करूँगा। ये सुनकर विजय को झटका सा लगा। वो गुस्से से बोला, पापा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मम्मी की सारी क्रियाकर्म मुझे करने दीजिए, मैं उनका बेटा हूँ। विजय, तूने अपने सभी हक खो दिए हैं। जो बेटा माँ से जीते जी मिलने नहीं आया, वो उसके जाने के बाद सारे क्रियाकर्म करके क्या जताना चाहता है? तेरी मम्मी तेरे लिए तरसती रह गई और तू नहीं आया। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। लोकेश के मरने का बहुत बड़ा गम उसके दिल में था। वो उस दुख से बाहर आ सकती थी अगर उसे तेरा प्यार और अपनापन मिल जाता, लेकिन तूने तो उसे मुंह ही फेर लिया। अब तेरे आने का कोई मतलब नहीं है। तू अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जा सकता है। वीरेंद्र जी ने सारी क्रियाकर्म खुद से ही किए और विजय को हाथ तक नहीं लगाने दिया। विजय और उसकी पत्नी वहीं पर रहे, क्योंकि रिश्तेदारों का उन पर दबाव था। 15 दिनों बाद वीरेंद्र जी ने सब रिश्तेदारों को कहा कि मैं आप सबके सामने जीते जी अपनी जायदाद का भी बंटवारा करना चाहता हूँ, ताकि आप सब इस बात के साक्षी रहें कि मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैंने अपनी वसीयत बना ली है। मेरे इस दुनिया से जाने के बाद ये घर, गांव वाली ज़मीन, सुलोचना के सारे जेवर मैं अपनी बहू भारती और पोती के नाम करता हूँ। पापा, आप ये अन्याय नहीं कर सकते हैं। बेटे के रहते हुए बहू और पोती के नाम अपनी जायदाद कैसे कर सकते हैं? आपका एक बेटा मरा है, पर दूसरा अभी जिंदा है। आपकी जायदाद पर सिर्फ मेरा हक है। अब भैया तो रहे नहीं, तो भाभी भी हकदार नहीं है।
इन्हें इनके मायके भेज दीजिए। विजय की पत्नी ने भी हाँ में भरते हुए कहा, पापा जी, आपके 2 पोते हैं, फिर आप जायदाद अपनी पोती के नाम कैसे कर सकते हो? ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लगता है भाभी ने कोई काला जादू करके सारी जायदाद अपने नाम करवा ली है। मेरे पति और बच्चों के बारे में नहीं सोचा। इतने बड़े शहर में हम किराए के घर में रहते हैं। हमने सोचा था कि जायदाद को बेचकर शहर में अपना फ्लैट ले लेंगे, पर भाभी ने तो हमारे सारे सपने पर पानी फेर दिया। तुम दोनों चुप रहो। मेरे लिए मेरे 2 बेटे मर गए हैं। तू कभी अपनी मम्मी की तबीयत भी पूछने नहीं आया। जब इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी तब भी नहीं आया। जब तेरे बूढ़े बाप को जवान बेटे के कंधे की ज़रूरत थी तब क्यों नहीं आया? जब तेरी भाभी अकेली हम दोनों की सेवा कर रही थी, हमारे हर जिम्मेदारी निभा रही थी, तब क्यों नहीं आया? अब जायदाद लेने के लिए जितना मुंह खोल रहे हो, कभी ये क्यों नहीं कहा कि पापा आप चिंता मत करिए, आपका एक बेटा गया तो क्या हुआ, दूसरा बेटा तो है, वो आपका सहारा बनेगा। अलका बहू, तुमने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है जो तुम वसीयत में से कुछ पाने की उम्मीद रखती हो? मेरे लिए तो बेटे, बहू और बेटी तीनों का फ़र्ज मेरी बहू भारती ने निभाया है। भारती ही थी जो हमारे साथ हर कदम पर खड़ी थी, चाहे वो अस्पताल जाना हो, चाहे वो मंदिर जाना हो। भारती ही थी जो अन्नपूर्णा बनकर हमें भरपेट प्रेम से खाना बनाकर खिलाती थी। भारती ही थी जिसने एक बेटी बनकर दुख की हर घड़ी में हमारे आंसू पोंछे थे। भारती ने अपने सभी फर्ज निस्वार्थ भावना से निभाए हैं। कभी हमसे कुछ मांगा नहीं, कोई अपनी इच्छा नहीं जताई। अलका बहू, तुमने इस घर के लिए हमारे लिए क्या किया? तुमने तो अपने पति तक को उसकी माँ से मिलने नहीं दिया। तुमने कभी एक गिलास पानी भी हमें पिलाया है? आज तुम्हारे कारण विजय ने अपने घर आना छोड़ दिया है। जब तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, तो हमारी जायदाद से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। भारती सिर्फ हमारी वजह से अपने मायके नहीं गई, उसने दूसरी शादी तक नहीं की, अपना जीवन इस घर को ही समर्पित कर दिया। माही ने भी हमारा बहुत ध्यान रखा है। माही छोटी है पर अपनी दादी को रोज़ समय देती थी, अपनी मीठी जुबान से दादी को कहानियाँ सुनाती थी। माही साथ थी तो पता लगा कि हमारी भी संतान की संतान है। लड़की है तो क्या हुआ, उसने हमें दादी दादा होने का एहसास करवाया है। माना तुम्हारे 2 बेटे हैं, पर हमारे पास तो कभी ये रहे ही नहीं। हमने कभी अपने पोतों को गोद में भी नहीं खिलाया है। कभी एक रात भी ये बच्चे अपने दादा दादी के साथ सोए नहीं, कभी हमारे साथ खेले नहीं, तो आज मेरे पोते भी मेरी जायदाद में कोई हक नहीं रखते हैं। जीवन का कुछ पता नहीं, जाने कब क्या हो जाए, इसलिए मैं अभी से सबके सामने सब बता रहा हूँ। कहीं मेरे जाने के बाद तुम दोनों मेरी बहू और पोती को बेघर ना कर दो, इसलिए मैंने अपनी वसीयत बना ली है। वीरेंद्र जी की बात सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। विजय और अलका ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए और वीरेंद्र जी से माफ़ी मांगने लगे, पर उन्होंने माफ़ नहीं किया और कहा, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब मेरा तुम दोनों पर से विश्वास उठ गया है। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। मैं जीते जी ही कुछ काम करना चाहता हूँ ताकि मेरी बहू को मेरे जाने के बाद में परेशानी नहीं हो। विजय अपने परिवार को लेकर चला गया। वीरेंद्र जी ने अपने लॉकर में भारती का नाम
नामित कर दिया और गांव की ज़मीन बेचकर वो राशि भारती के नाम बैंक में अकाउंट खुलवाकर डाल दी, जिससे हर महीने ब्याज के रूप में अच्छी आमदनी हो जाएगी। जीते जी उन्होंने अपनी बहू और पोती के लिए सब इंतजाम कर दिया, क्योंकि जो पेंशन मिल रही थी वो उन्हें जीते जी ही मिल पाएगी। लेकिन उनके जाने के बाद भारती और माही को कोई परेशानी नहीं हो। अपने बड़े से घर के कुछ कमरे किराए पर उठा दिए, ताकि उसके किराए से माही की पढ़ाई और घर खर्च चलता रहेगा। समाज और रिश्तेदारों में इस अनोखे बंटवारे के बड़े चर्चे थे। बेटा होते हुए बहू के नाम जायदाद करने की सभी प्रशंसा कर रहे थे। पाठ को बहू के नाम जायदाद कर सकते हैं। जिस बहू ने बेटे से भी बढ़कर घर का हर फर्ज निभाया हो, वो बहू ही असली मायने में जायदाद की हकदार हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और इसी तरह की पारिवारिक कहानी और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।